साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण और कालजयी रचनाओं को केंद्र में रखकर, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को केंद्र में रखकर, साहित्य की प्रवृत्तियों को, विभिन्न काव्य और गद्य की धाराओं को, उनके वर्गीकरण और विभाजन को दृष्टि में रखते हुए चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना भारत भारती पर। भारत भारती विश्व प्रसिद्ध रचना इस रूप में भी है कि इसी रचना ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति दिलवाई थी। यह सांस्कृतिक नवोत्थान की रचना है। इसे सामाजिक पुनरुत्थान की अग्रदूत रचना भी माना जाता है। हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आज़ादी से पूर्व जो संघर्ष किया और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपनी ज्ञान परंपरा को तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी संजो कर रखा, बचा कर रखा और उसे आगे बढ़ाने का काम भी किया। मैथिली शरण गुप्त एक गांधीवादी प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने पुरा साहित्य, पुरा आख्यान, पुरा चरित्र, इन सबको दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र के उन्नयन के लिए, विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास को, नवोत्थान को ध्यान में रखते हुए और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए अपनी रचनाओं का सृजन किया। आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक, यानी लगभग 50 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत साहित्य साधना करने वाले, राष्ट्र की वंदना करने वाले, आधुनिक हिंदी कविता के महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी जगत के अत्यंत लोकप्रिय, यशस्वी और मानवतावादी रचनाकार माने जाते हैं। नैतिक, सांस्कृतिक, नवोत्थानवादी काव्यधारा और उसके अन्यतम प्रबंध शिल्पी और विलक्षण कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। गुप्त जी ने नैतिक मूल्यों की पुनर्व्याख्या की, पुनर्प्रतिष्ठा की और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को शिरोधार्य करते हुए अपनी रचना की कथा वस्तु के माध्यम से एक प्रकार से रेखांकित किया, उसकी महत्ता को, उसके वैशिष्ट्य को उद्घाटित भी किया। इसलिए उनकी जो भाषा है, उनका जो अभिव्यक्ति कौशल है, उनकी जो प्रबंधात्मक अद्भुत प्रतिभा है और प्रबंध को शिल्प में बांधने की जो कला है, वो उन्हें अन्य कवियों से अलग करती है, विलक्षण करती है, बनाती है। मैथिली शरण गुप्त नितांत आस्तिक रचनाकार और व्यक्ति भी हैं, आस्थावादी हैं, गुणज्ञ हैं, विद्या देवी और विद्या सेवी परिवार में पोषित हैं। गुप्त जी को कुल और परिवार गौरव की भावना तथा राष्ट्र गौरव का स्वाभिमान यह विरासत में प्राप्त हुआ है। उनके परिवार के लोग, उनके वंश के लोग, हम पूर्वजों को देखें या आगे की पीढ़ी को देखें, वो सारस्वत सेवा को समर्पित और गुणग्राही परिवार के रूप में जाना जाता है। गुप्त जी की वेशभूषा, उनका आचरण, उनका व्यवहार, ये इस बात का प्रमाण है। अनेक भाषाओं के वो ज्ञाता हैं।
स्वाध्यायी हैं, उनकी वृत्ति है निरंतर अध्ययनशील रहना, संगीत में अभिरुचि, शास्त्रों का बोध, भारतीय और अतीत के प्रति गरिमा की भावना। जीवन के अनेक संघर्षों ने मैत्री शरण गुप्त को भारत भारती जैसी महान काव्यकृति के सृजन का बीज मंत्र प्रदान किया। ना यथा नाम तथा गुण, जैसी रचना है वैसे ही उसका नामकरण भी है। किंतु इस रचना को देखकर गुप्त जी की चिंता का बोध होता है। वो उस गौरवशाली भारतीय परंपरा को धीरे धीरे बदलते हुए, छूटते हुए या क्षीण होते हुए देखते हैं, तो उनकी वेदना, उनकी पीड़ा स्पष्ट रूप से उद्घाटित होती है। भारत भारती को सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की रचना भी कहा जाता है, सहिष्णुता और उदारता की रचना भी कहा जाता है, उन्नयन मूलक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचना के रूप में भी भारत भारती को जाना जाता है। वास्तव में इस एक रचना में हमें हमारे बीते हुए कल का, हमारे वर्तमान का और हमारे भावी भविष्य की संभावनाओं का चित्रण गुप्त जी ने बहुत सुंदर पद्धति से किया है। यही रचना भारतीय सहिष्णुता को रेखांकित करती है। हम किसी भी देश के, वर्ग के, समाज के लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति, प्रसाद जी कहते ही हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनकी व्याख्या भारत भारती करती है। और ये पूरा देश भले ही भिन्न भिन्न भाषाओं का और अनेक सांस्कृतिक मूल्यों का देश हो, किंतु राष्ट्र सर्वोपरि है और सभी भाषाएं, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी समुदाय अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के प्रति समर्पित हैं। इसलिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए राष्ट्रीयता की जिस भावना का बीज वपन इस देश की संस्कृति को, रहन सहन को, खान पान को, वैचारिकता को, आचरण को केंद्र में रखकर गुप्त जी ने किया, उसी का विस्तार आगे छायावाद में हमें दिखाई देता है। भारतेंदु और द्विवेदी युग, गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं। साकेत जैसी महाकाव्यात्मक रचना का सृजन मैत्री शरण गुप्त का अनुपम अवदान राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति है। द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने राम कथा के प्रसंग में उर्मिला के प्रति जो उदासीनता थी, उसकी तरफ संकेत किया था। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक एक लेख लिखा था कि रामकथा में सबसे बड़ा त्याग उर्मिला का है, क्योंकि लक्ष्मण तो राम के साथ वन गमन कर लेते हैं, सीता भी पति के साथ वन में रहती है, लेकिन उर्मिला तो एक साध्वी की तरह, एक तपस्विनी की तरह महल में रहकर भी वनवास का सा जीवन जीती है। तो क्यों उर्मिला के प्रति ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ? उसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए मैत्री शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्यात्मक रचना लिखी और उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक उर्मिला के चरित्र को उद्घाटित किया, रेखांकित किया और उसके त्याग को, उसकी साधना को, उसकी तपस्या को
गुप्त जी ने बखूबी वर्णित किया है। जातीय चेतना का संचार करने वाली ये रचना भारत भारती, यानी अस्मिता की चेतना, ये जो राष्ट्रीय अस्मिता है ये महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी हों, हमारी दृष्टि, हमारा दर्शन, हमारी सोच, हमारा वर्ग, हमारा समुदाय, हमारा क्षेत्र, लेकिन हम पहले राष्ट्रीय हैं, राष्ट्र की अस्मिता के प्रति समर्पित हैं। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मूलक लोकतंत्र की मानवतावादी नीति को व्याख्यायित किया मैथिली शरण गुप्त ने। इसी रचना के माध्यम से वो ये बताते हैं कि मनुष्य और मानवतावादी नीति वो क्या है। अखिल भारतीय स्तर पर शांति व्यवस्था की प्रतिष्ठा करते हैं, रागद्वेष से ऊपर उठने, वैमनस्य से ऊपर उठने, भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। मूल्यपरक नैतिक उपदेश और संदेश तथा राष्ट्रीय नागरिकों को सर्वोदय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, इसकी तरफ भी वो प्रेरित करते हैं। वो समभाव की शिक्षा देने वाली अतुल्य रचना के रूप में भारत भारती का सृजन करते हैं। ये जो समभाव है ये संतों का भाव है, सबको एक समान देखना, हर स्थिति में एक सा रहना, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, किंतु दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होने की जो वृत्ति है, जो भावना है, वही सात्विक भावना है। इसीलिए वो सर्वतोमुखी शांति की परिकल्पना करते हैं, वो एक अनुशासित व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं, वो नैतिक उपदेश के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिकों को उनकी महत्ता को रेखांकित करने का काम करते हैं। और सर्वोदय की बात वो करते हैं क्योंकि उन दिनों गांधी जी देश में अपने नेतृत्व से, अपनी दृष्टि और दर्शन से सर्वोदय की चर्चा कर रहे थे। और मैथिली शरण गुप्त और उनके भाई सियाराम शरण गुप्त दोनों ही गांधीवादी रचनाकार के रूप में और राष्ट्रवादी नेता के रूप में हमारे सामने आते भी हैं। इसलिए भारत भारती को हिंदू उपदेश तथा उद्बोधन का काव्य कहना भी गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, क्योंकि जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो हिंदुस्तानी है, उसे अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय, अपनी भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में विचार करना है, गंभीर होना है और चिंतन भी करना है। भारत भारती का रचना काल एक प्रकार से खड़ी बोली हिंदी काव्य के लिए बसंत का अग्रदूत बनकर प्रकट होता है। वास्तव में हम आज़ादी से पहले जिस संघर्ष से त्रस्त थे, किंतु एक स्वप्न हमारे सामने था कि हम पर काबिज इस अंग्रेज सत्ता को, इस अंग्रेजियत को दूर करेंगे, उससे मुक्त होंगे और स्वतंत्रता का वह सूर्य और आज़ादी का वह आकाश हम देख पाएंगे। इसलिए इस रचना ने हिंदी की तत्कालीन कविता का स्वर और सुर ही बदल डाला। एक तरह से मैथिली शरण गुप्त नेतृत्व करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसे आचार्य कर्म की श्रेणी में हम रख सकते हैं। उन्होंने उस युग के कवियों, गद्यकारों, रचनाकारों को प्रेरित किया और एक प्रकार से देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, हमें वासंतिक स्वप्न देखने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने इस रचना को बसंत का अग्रदूत एक प्रकार से बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। भारत भारती ने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी जगत का लोकप्रिय और प्रतिभाशाली कवि घोषित कर दिया। गुप्त जी इस रचना के माध्यम से देश विदेश में, जन जन में
लोकप्रिय होते चले गए। कविता का युग भले ही द्विवेदी युग कहा गया हो, किंतु गुप्त जी के अवदान से ही इस युग की विशिष्ट पहचान बनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो अग्रज कवि हैं, जो अग्रिम पंक्ति के शीर्षस्थ कवि हैं, वो मैथिली शरण गुप्त हैं। इसलिए डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने अपनी पुस्तक आधुनिक काव्यधारा के सांस्कृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत लिखा भी है कि गुप्त जी के बिना द्विवेदी युग का कोई भी परिचय या विश्लेषण अपूर्ण या अधूरा ही रहेगा। ये है व्यक्तित्व का बड़प्पन, उसकी महानता, कवि का एक विराट रूप, जिनके बिना नाम भले ही महावीर प्रसाद द्विवेदी युग हो, किंतु उस द्विवेदी युग की आत्मा, उस द्विवेदी युग के सृजन का प्राण वो मैथिली शरण गुप्त ही माने गए। युग की पूरी पूरी झलक हमें मैथिली शरण गुप्त में मिलती है। वास्तव में वो युग पुरुष थे। उन्होंने अपने युग के बोध को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया। वे हमारे प्रतिनिधि कवि भी हैं और भारत भारती उस युग का प्रतिबिंब या दर्पण भी है। वास्तव में भारत भारती ने हमें ये बता दिया कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है वो स्तुत्य है, वो वंद्य है, किंतु वर्तमान में हम उस गौरवशाली अतीत को विस्मृत करते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें, ये समस्याएं सभी। इसलिए भारत भारती एक प्रकार का आईना है, एक प्रकार का दर्पण है। केवल इसी एक ग्रंथ से उस युग का पूरा परिचय मिल सकता है। निस्संदेह मैथिली शरण गुप्त ने अनेक ऐसी रचनाएं दी, यशोधरा, जयद्रथ वध। हम देख सकते हैं कि वो इन रचनाओं के माध्यम से हमारे अतीत के जो राष्ट्रीय चरित्र हैं, जो प्रेरक चरित्र हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनके माध्यम से प्रेरित करते हैं। भारत भारती अपने कथ्य, अपने शिल्प, अपने छंद और संगीत तथा संदेश और उद्देश्य की दृष्टि से पूरी तरह एक सफल रचना सिद्ध होती है। गुप्त जी एक तरफ साकेत जैसी महाकाव्यात्मक रचना का सृजन करते हैं और दूसरी तरफ खंड काव्य और मुक्तक काव्य का सृजन भी बखूबी करते हैं। उन्होंने अपनी प्रबंधात्मक रचनाओं या खंड काव्य जैसी रचनाओं में जो कथानक चुना, उस कथानक में यदि चरित्र हैं तो भी, और यदि कथानक है, विषय वस्तु है, वर्ण्य वस्तु है, तो वह भी वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। गुप्त जी ने खड़ी बोली काव्य सृजन को मात्रिक छंद में डालकर लय, गति और आंतरिक अन्विति में जिस तरह पिरो दिया है, वह अतुल्य है, स्तुत्य है और वंदनीय भी है। भारत भारती का भाषिक, संगीत और लयात्मक सौंदर्य इस रचना को न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में ला खड़ा करता है। वास्तव में भारत भारती से पहले उस तरह की रचना नहीं लिखी गई और भारत भारती के पश्चात भी हम उस समय में और आज के समय में लगभग एक शताब्दी बीतने को जा रही है, हम उस तरह की रचना नहीं देख पाए हैं। मुक्तक रचनाएं प्रचुर मात्रा में हमें राष्ट्रीय चेतना को लेकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर, भारतीय गौरव गाथाओं को लेकर, प्रसाद स्वयं इसके प्रमाण हैं। उन्होंने भी नाटकों में, अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस तरह के भाव को और विचार को प्रचारित प्रसारित किया। लेकिन गुप्त जी ने जिस तरह की रचना का सृजन किया, वह वास्तव में
आज भी स्तुत्य और वंदनीय बनी हुई है। अभिधात्मक वैशिष्ट्य से सुसज्जित शब्द संपदा, हरिगीतिका छंद की गीतात्मकता और काव्य के स्वाभाविक मर्म की संप्रेषणीयता, ये भारत भारती को सहृदय जगत का कंठहार बना देती है। स्कूलों की प्रार्थना में भारत भारती को अपनाया गया। एक समय था, एक युग था जब भारत भारती के तमाम गेय काव्य को, उनकी कविता के अनेक छंदों को स्कूलों में, शिक्षा संस्थानों में प्रार्थना के रूप में आत्मसात किया गया था। और युवाओं में जो ओज, जो उत्साह और जो साहस, राष्ट्र के प्रति एक गौरव की भावना, इसका जो भाव था, इसका जो बोध था, वो संचरित करने की दृष्टि से और दिव्य प्रेरणा देने की दृष्टि से इस महान रचना को, भारत भारती को कभी भी युग युगांतर तक विस्मृत नहीं किया जा सकता। मैथिलीशरण गुप्त ने भारतीय युवा वर्ग को, जो आने वाले समय में एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है, वह जो बहुत से स्वप्न बुन रहा है कि जब हम आज़ाद होंगे तो आसमान हमारा होगा, धरती हमारी होगी, स्वप्न हमारे होंगे, ऐसे युवाओं में ओज और उत्साह का संचार इस रचना के माध्यम से गुप्त जी करते हैं और आईना भी दिखाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हम जिस गौरवशाली अतीत को विस्मृत कर रहे हैं या उसके प्रति उदासीन हो रहे हैं, वह भी चिंता का विषय है। सन 1913 भारतीय समाज का वह युग था जब उत्तर मध्यकालीन श्रृंगारिक मुक्तकों से पाठक जगत उकता गया था। देश में आज़ादी का बिगुल बज चुका था। नए चिंतन, नए भाव और नए विचार, नई कल्पनाओं तथा अवधारणाओं की ओर कवि का यह काव्य या भारत भारती के अतिरिक्त समग्र काव्य वो अग्रसर होना चाहता था। राष्ट्रीय गौरवगान के इस अवसर पर गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से चरितार्थ किया तथा सांस्कृतिक नवोत्थान की मानवीय अभिलाषा को पूर्ण करने का सार्थक प्रयत्न भी किया था। वास्तव में यह जो राष्ट्रीय गौरवगान है, यह उस युग के रचनाकारों का विलक्षण प्रदेय है। उसी का सुपरिणाम था कि सन 1947 तक आते आते हम स्वतंत्र हुए और जो हम पर काबिज सत्ता थी उसे यहाँ से जाना पड़ा। मित्रों, सांस्कृतिक नवोत्थान की यह जो मानवीय अभिलाषा है, इसको गुप्त जी ने अपनी रचनात्मक संदेश से पूरा किया, मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त जी की इस निराली रचना ने अपने समय की सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए विपुल सामग्री जुटा दी। उन्हें चिंतनीय और विचारणीय एक विषय मिल गया। संचार माध्यमों पर उद्बोधन की गरिमा मंडित स्वर लहरियां बिखरने लगी। वास्तव में हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा, यहाँ के वृद्ध, यहाँ की स्त्रियां और यहाँ का पुरुष, सभी की जिह्वा पर, सभी के कंठ पर भारत भारती का गुंजार होने लगा था। स्कूलों और कॉलेजों में जो अंत्याक्षरी होती थी, उसमें भारत भारती एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही। बच्चों को, विद्यार्थियों को कंठस्थ हो गया भारत भारती का जो छंद था, भारत भारती की जो अन्विति है, भाषा का जो प्रवाह है, शब्दों का जो चयन है, वो वास्तव में विलक्षण था। जो छंद और जो शैली गुप्त जी ने
अपनाई, वह सैकड़ों कवियों का मार्ग प्रशस्त करने लगी। वो इसके अनुयायी भी बनते चले गए। एक तरह से गुप्त जी ने आगे के रचनाकारों का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें एक आत्मविश्वास दिया कि यह जो गौरवशाली राष्ट्र है, यह विश्वगुरु राष्ट्र है। इसके मूल्य, इसकी चेतना, इसका दर्शन, इसका अध्यात्म, इसकी भक्ति, इसकी योग साधना, ये सब कुछ स्तुत्य है और ये पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए इसे संजो कर रखना है, इस धारा को आगे बढ़ाना है। इस तरह के तमाम इस रचना के प्रदेय हैं जिनको हम देख सकते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।